हर 1 साल 1.5 साल में मोबाइल चेंज हो रहा है, नया लाना है, फोमो है। मेरा दोस्त ने भी लिया है, उसने तो 1.5 साल पहले लिया था, वो भी चेंज कर रहा है, तो आई शुड आल्सो चेंज। अरे मेरे जूनियर ने ले लिया iPhone 16, भाई मेरे को तो लेना ही पड़ेगा, मैं कैसे उसका बॉस हूँ। आई होप यू गेटिंग इट। तो फोमो आ रहा है, तो फोमो की वजह से स्पेंडिंग स्प्री बढ़ रही है। ये बुक अगर जो कोई पढ़ेगा, इनिशियली अभी मैं लगभग ये बुक को 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड का जो पूरा कंसेप्ट ही है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन ऐसा है कि जो स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं दिया जाता और जो कि एक्चुअली देना चाहिए। द रिस्क टेकिंग एपेटाइट, यूजुअली जब बहुत सारी लायबिलिटीज इन इंडिया, लायबिलिटीज इज बेसिकली टेकिंग अ हाउस, टेकिंग पेरेंट्स रिटायरमेंट इनटू कंसिडरेशन, द हेल्थ इश्यूज, बिल्डिंग अप द हेल्थ पोर्टफोलियो आल्सो। तो जब तक 30 में, तब तक अपने पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, 35 तक है। अगर तुम उस चीज को ध्यान में रखो तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितने भी तुम्हारे थॉट्स है कि ये बिजनेस बनाना चाहता हूं, या मैं खड़ा करना चाहता हूं, या मैं करना चाहता हूं, तो वो उस टाइम पे रिस्क लेने के लिए बहुत सुटेबल है। वेलकम सुनील जी एंड अभिजीत। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। यस, तो जैसे आज का जो बुक डिस्कशन है, रिच डैड पुअर डैड, तो ये जो बुक का जो एक थीम है वो है 2 बच्चे रहते हैं, एक माइक और एक रॉबर्ट। तो ऑथर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि 2 पेरेंट्स है, एक जो माइक के फादर है, ऑथर ने उनको बताया रिच डैड, और एक जो रॉबर्ट के फादर है उसको बताया पुअर डैड। तो इसमें इतनी अच्छी स्टोरी है आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं, ऑथर ने जो एसेट और लायबिलिटी बताई अभिजीत, वो क्या है ऑथर के हिसाब से, क्या बोलना चाहते हैं ऑथर? एक्चुअली ये बुक अगर जो कोई पढ़ेगा, इनिशियली अभी मैं लगभग ये बुक को 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, तो रिच डैड पुअर डैड का जो पूरा कंसेप्ट ही है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन ऐसा है कि जो स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं दिया जाता और जो कि एक्चुअली देना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो आज आप इंडिया में तो अभी आप देखेंगे तो ये लिटरली ऐसी सीन है ना कि इसमें कुछ भी एजुकेशन अपन इससे रिलेटेड दे नहीं रहे। ये बुक अगर कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन क्या रखना चाहिए, पैसे के बारे में सोचना कैसा चाहिए। ये सबसे मेन चीज इससे मैंने पर्सनली सीखा। अगर एसेट की बात करेंगे, ठीक है, तो एसेट को किस नजरिए से देखना चाहिए और किस चीज को एसेट बोलना चाहिए। आज गाड़ी खरीदना एसेट नहीं है। करेक्ट। ठीक है, बाद में फिर हम जो छोटी छोटी चीजें आज रोज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये मेरे पास होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। या फिर अगर कोई बोलता है कि मेरे को $1 मिलियन अचीव करने, तो $1 मिलियन अचीव करने तो बेसिकली माइंड में क्या है, $1 मिलियन मेरे को खर्चा करने। ठीक है, उसको $1 मिलियन कमाने की वजह उसको खर्चा करने की, उसको एसेट बनानी है, उसको $1 मिलियन की एक साथ में उतनी जरूरत नहीं है। वो एसेट क्रिएट करते 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 वो बन जाएगा, वहां तक चला जाएगा। तो एसेट क्रिएशन में ये बुक का बहुत अलग ही लेवल पे इम्पैक्ट है जो मेरे को पर्सनली लगता। तो सुनील जी, इसमें जो एसेट बोला है उन्होंने, किस चीज को एसेट बोला है और किस चीज को उन्होंने लायबिलिटी बोला है? जैसे एसेट्स उन्होंने बताया है कि विच मेक्स मनी फॉर यू। करेक्ट। एसेट इज समथिंग व्हेन यू बिल्ड और व्हेन यू टेक, इट शुड क्रिएट अ पैसिव इनकम फॉर यू। पैसा अंदर आना चाहिए, पैसा अंदर आना चाहिए उससे। और लायबिलिटीज वो है जो उसमें आउटवर्ड हो रहा है, जहां से आपका कमाया हुआ पैसा बाहर जा रहा है। करेक्ट। तो डोंट इन योर लाइफ ट्राई टू क्रिएट मोर लायबिलिटीज वेयर द मनी गोज आउट, whereas create assets which will bring the money in, so that when you're in any situation tomorrow you want to be retired or be financially free, these assets will bring you that revenue or money which will make you, which will give you a financial freedom. So that is what is assets. So assets can be anything. It can be stocks, it can be NFTs, it can be coins, it can be your real estate. But you should build so that it should bring in more money for you. Correct. Not take away the money from you. Correct. So that is ऑथर ने ये बहुत अच्छा बोला है। जैसे ऑथर ने बोला है कि जो आप घर खरीदते हो, अगर आप EMI पे कर रहे हो तो मनी बाहर जा रहा है। तो ऑथर का पर्सपेक्टिव है कि वो एसेट नहीं है। और एसेट क्या है, जिससे पैसा अंदर आना चाहिए। तो ऑथर ने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज किया है। तो एक ऑथर ने और एक चीज बोली है कि रिच मेक मनी वर्क फॉर देम एंड एवरेज पीपल वर्क फॉर मनी। तो ये क्या कंसेप्ट है सुनील जी? अभी रिच व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग एट स्पेंडिंग समथिंग, दे ऑलवेज रियलाइज that if I'm spending, this is a need for me, but at the same time am I creating a liability for me? Correct. If I'm going to buy and start going out my money out of it, then it is a bad thing for me. So they don't park the money in something which is liable, whereas they park the money where the assets will be created. Gradually that asset should build them more money. And that is how rich spend their money. So ये मैंने उससे सीखा है बुक से। करेक्ट। अभी आपका क्या पर्सपेक्टिव इसके ऊपर? जैसा महेश जी बता रहे, सेम वही लेवल पे, मैं भी वही पेज पे हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि लोग
ये प्रॉपर्टीज वगैरह का हुआ या फिर जो खर्चे हुए, इसके अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या करना है। पर जिसको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाता है, अगर कोई प्रॉपरली ये बुक पढ़ता है तो उसको पता है कि एग्जैक्टली एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया इसके अंदर कि ये तुम्हारे एसेट्स है और ये तुम्हारे लाइबिलिटीज है। ठीक है, उसमें से भी आपको क्या करना है और कैसा करना है, वो सब चीजें प्रॉपरली इन्होंने इसमें बताया है। तो मे बी मेरे हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो हर एक ने ये बुक पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी ये चाहिए ही चाहिए हर एक। शुड दिस बुक बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स? पक्का। मैंने तो मेरे बेटे के रूम में कुछ छोटे छोटे इसके जो टेक अवेज है, ये उसको बना के उसके यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हुए, उसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों लैंग्वेज जो है वहाँ पे मैंने उधर लिख के रखा है। और उसको आज से अभी तो 3rd स्टैंडर्ड में, जैसे जैसे उसको समझने लगेगा उसके आंखों सामने रहेगा वो हर चीज। तो वो कभी ना कभी तो सवाल करेगा। ठीक है, ऐसा अगर किसी को बताने जाएंगे तो कोई ये नहीं होता, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन वो रेगुलरली लगा दिया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके वो एनवायरनमेंट में उसको दिखते रहेगा, वो क्यूरियोसिटी बोलेगी पापा ये क्या है और ये क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो उस चीजों के लिए ये मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ, और यही बुक है कि जो बुक को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इतने सालों से, और मैं यही चाहता कि आगे आने वाले मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है तो वो भी इसको ही फॉलो करे। सुपर। क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज रिच क्यों है, पुअर क्यों है, उसके पीछे का रीजन ही यही है। करेक्ट। रिच बिल्ड एसेट्स एंड द पुअर बिल्ड लाइबिलिटीज। सुपर। आज कितने तो ऐसे एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर सकता हूँ कि बहुत सारे डेवलपर्स है, ठीक है, जो कि एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका प्रॉफिट अगर पकड़ लो 25-30% अगर वो प्रोजेक्ट में कमाने वाले हैं, और वो प्रोजेक्ट में अगर नीचे कमर्शियल्स है तो वो कमर्शियल बेचते नहीं है, खुद का प्रॉफिट होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है उनकी तरफ से जाता है, वो पूरे जब शॉप्स ओन करते हैं वो खुद रखते हैं। ठीक है, और उसको वो टाइम तक रखते हैं कि जहां तक आपको अच्छा क्लाइंट न मिल जाए। Correct. और अच्छा क्लाइंट मिलने के बाद में वो जो उसको रेंट आउट करते हैं, और रेंट आउट करने के बाद में वो उसको प्री लीज करके बेचते हैं। करेक्ट। तो प्री लीज करके बेचते हैं, तो इसका माइंडसेट क्या है उनका, कि उनको पता है कि अब कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो एसेट है, उसको अगर आप प्रॉपरली रेंट आउट कर दे, आज अगर 100 रुपए में बिक रहा है नॉर्मल, और रेंट आउट करने के बाद में वही प्री लीज प्रॉपर्टी 150 में बिकती है, तो पहले तो वो वहां पे कमा लेते हैं, उनको पता है कि एसेट क्या है। तो ये एसेट को आप इस तरीके से देखना चाहिए कि हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है उसको पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा आज मैं इसको कच्चा माल बेचूं, ठीक है, तो मेरे को इतना ही मिलने वाला, पर मैं इसको डेवलप करके अगर बेचूं तो मेरे को इसके ऊपर इतना मिलने वाला। ये भी एक एसेट माइंडसेट है। एसेट माइंडसेट है। तो एक्चुअली एसेट क्रिएट करना, तो सबसे पहले एसेट माइंडसेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। ठीक है, हर चीज में तुमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज दिखेंगी ऐसी कि जिस चीज को आप होल्ड करो, थोड़े दिन के बाद बेचो, या फिर किस चीज को किस टाइम पे खरीदना है। करेक्ट। ठीक है, कब डिस्ट्रेस है, कब ये नॉर्मल मार्केट प्राइसिंग है, ये सब चीजें कैलकुलेशन ये बुक आपको बताती है। सुपर। ऑथर ने एक चीज बोली है, प्रॉफिट्स आर मेड इन द बाइंग नॉट इन द सेलिंग। ये क्या है? जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग से हूं, तो हम लोगों के यहाँ पे वी हैव अ एनुअल प्रोग्राम, राइट? एनुअल सेल्स करना है हमको, एनुअल टारगेट्स है। So there are many a times the cyclic things in the commodities, and that is when you get an opportunity to buy a product at a lower cost. Correct. Compared to last month or compared to last year, and you know the selling price are going to be always fixed. The market cannot give you premium anytime unless you are a very big brand. But even being a brand, you have a price bracket fixed. Market में एक बार प्राइस फिक्स हो गया, आईफोन का 90,000 में आएगा, ये फिक्स हो गया। अभी वो 4 लाख नहीं मांग सकता कभी, करेक्ट, भले उसने कोई नई टेक्नोलॉजी ला दी। तो वो जब सेलिंग प्राइस फिक्स होने के कारण से आपको रॉ मटेरियल या परचेजिंग पावर के हिसाब से आपको बाइंग में ही प्रॉफिट लेना है। करेक्ट। सो इन मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी क्लासिकल, एंड स्पेशली फ्रॉम माय एग्रो इंडस्ट्री, harvest happen 2 times a year or 3 times a year. So whenever there is an harvest, there are the opportunities when we buy this raw material at a lower cost, and then we hold this raw material when we get a good price. Correct. So what farmer is expecting, we are doing the same thing, holding it longer time to leverage, take the profitabilities. Correct. So buying at right time is very important to get the profits. Correct. मेरा भी इसमें एक्चुअली एक सोच ऐसी है, यानी सोच ऐसी है ना, हम खुद के प्रैक्टिस में करते हैं। अब जब हम रियल एस्टेट करते हैं तो जनरली हर एक की अलग अलग प्रैक्टिस है। तो अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, या अगर इसके बारे में देखेंगे तो आप जब रेगुलर बेस पे किसी भी पोर्टल्स पे या फिर क्लाइंट्स से आप कनेक्टेड है, और उस वक्त में आज अगर दिनेश को कोई प्रॉपर्टी बेचनी है 100 रुपए में, तो उसको पता है आज मार्केट ये है 100 रुपए में बिक रही है, तो ऐसे आप रेगुलरली डेटा तो आपके पास आता रहता है। तो साल 1.5 साल तक वो डेटा चालू रहता है। हर एक प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं बिकती है, यानी आज दिनेश अगर बोल रहा है कि ये 100 रुपए में बेचनी है, मे बी उसकी न बिके। करेक्ट।
तो कहीं ना कहीं वो 6 महीने के बाद में थोड़ा प्राइस करेक्ट करे और थोड़े दिन के बाद में प्राइस करेक्ट करे, तभी भी ऐसे बहुत सारे लोग बच जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, जो कि एक्चुअली वर्थ रहती है, बिकना चाहिए, पर उनको प्रॉपर पोजिशनिंग करते ही नहीं आती। ठीक है, अभी ये केस में क्या होता है कि अगर एक रियल एस्टेट एजेंट कोई अगर ये देख रहा है तो उसने क्या करना चाहिए कि 2 साल 3 साल पहले जो सेलर्स थे उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी बेची है कि एक बार वेरीफाई कराओ। अगर वो बिकी नहीं रहेंगी तो आज वो डिस्ट्रेस में रहेंगे वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और वही एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको 100 रुपए की चीज 70 रुपए में मिलेगी या 60 रुपए में मिलेगी। तो ये ऐसे हर एक सेक्टर में कुछ फंडेज होते हैं। जैसे रियल एस्टेट में है कि जो पुराने सेलर निकालो, पुराने बायर निकाल के फायदा नहीं रहता, पुराने सेलर निकालो जो बेचना चाहते थे पर बिके नहीं। आज वो स्ट्रेस है और वो आज आपको सस्ते में दे देंगे। ठीक है, और आपके जो क्लाइंट्स है वो जब ये प्रॉपर्टी मार्केट रेट से सस्ते में देखेगा तो वो आपको 2% की जगह 3% देगा या 4% देगा। तो हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और यही है कि जो एसेट माइंडसेट काम करता है। करेक्ट सुपर। ऑथर ने एक चीज बोली है, इट्स बेस्ट टू गो ब्रोक बिफोर 30। ये क्यों बोला ऑथर ने? द रिस्क टेकिंग एपेटाइट। यूजुअली जब बहुत सारी लाइबिलिटीज इन इंडिया, लाइबिलिटीज इज बेसिकली टेकिंग अ हाउस, टेकिंग पेरेंट्स रिटायरमेंट इनटू कंसिडरेशन, द हेल्थ इश्यूज, बिल्डिंग अप द हेल्थ पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो जब तक 30 में, तब तक अपने पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, या 35 तक है। अगर तुम उस चीज को ध्यान में रखो तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितने भी तुम्हारे थॉट्स है कि ये बिजनेस बनाना चाहता हूं, या मैं खड़ा करना चाहता हूं, या मैं करना चाहता हूं, तो वो उस टाइम पे रिस्क लेने के लिए बहुत सुटेबल है। करेक्ट। इफ यू ब्रोक, बेसिकली अगर वो फेल होता है, लाइकली चांसेस आर मेनी टाइम्स इट ब्रेक्स। तो मैंने भी काफी मेरे लाइफ में ऐसा ही किया है कि व्हेन आई वाज स्टडिंग, तब ये जगह ली थी मैंने जो अभी फैक्ट्री खड़ी है। 2003 से लेकर 2013 तक आई वाज एम्प्लॉयड जॉब। तो मेरा एज हो गया था 31, 32। तो बाय दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि अब मेरा टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। करेक्ट। सो 10 साल का कैरियर, वेरी ग्रूमी कैरियर, वर्किंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, हैविंग बिगर प्रोडक्ट्स, बोला भी लेते ब्रेक। एंड देन आई वेंचर्ड इनटू स्टार्ट माय ओन वेंचर। सुपर। और पहला साल थोड़ा डिफिकल्ट गया, दूसरा साल भी डिफिकल्ट गया, बट विजन क्लियर था, अपने को एसेट्स क्रिएट करने हैं, एंड आई थॉट डेफिनेटली आई विल ब्रेक दिस। तो उसी टाइम पे मेरा सक्सेस निकलते गया, एंड दैट इज हाउ वी बिल्ड द फैक्ट्री। तो आज साउथ इंडिया का लार्जेस्ट प्लांट उसी के कारण बन पाया कि विजन था, इसको हमको बड़ा ही करना है, छोटा नहीं करना है। तो दैट इज हाउ वी बिल्ट इट। सुपर। सो बिल्डिंग बिफोर 30 वाज गुड थिंग फॉर मी। आपका कैसा था? आपने कब शुरू किया था बिजनेस? मेरा इनिशियली यही टाइम था, मेरा लगभग 28-29 के आसपास में। उसके पहले मैं मेरे एक्चुअली कजन के साथ में ही काम करता था, पर मैं इंडिविजुअल हुआ लगभग 27-28 के आसपास में। तब से ही था माइंड में कि नहीं, बिजनेस तो करना ही है और खुद का ही बिजनेस करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, खुद के बिजनेस के वक्त जो एज है वो ये परफेक्ट क्यों बताई गई इनकी, क्योंकि वो टाइम तक मे बी ऐसा भी है कि अपनी एपिटाइट बहुत ज्यादा है, और अपन वो टाइम में किसी ना किसी यानी फैमिली मेंबर भी अपने फिट रहते, यानी मे बी अपन जिन पे डिपेंडेंट है, या फिर शादी नहीं हुई है। अगर एक बार शादी हो गई या डिपेंडेंसी जिसपे मॉम डैड दोनों में से कोई है नहीं, या भाई सब एक जॉइंट फैमिली रहती है तब तक 30 तक। एक बार में उसके आगे चले जाएंगे ना, तो आपको इनिशियली अगर देखेंगे तो बहुत सारे आपके पिलर्स निकलना चालू हो जाते, यानी कोई ना कोई तो लाइफ से चला गया, ये हो गया वो हो गया। तो इनिशियल इंडिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो 30 के अंदर ही खत्म कर लो और कहीं ना कहीं बिजनेस में एनरोल हो जाओ इमीडिएटली। तो मेरे को तो ये पैरामीटर लगता है। ऑथर ने एक चीज बोली है इसमें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन अभी जो जेन जी हम देख रहे हैं, और जिस तरह का वेस्टर्न कल्चर अभी इंडिया में आ चुका है, जो स्पेंडिंग वाला है, लाइक कंजम्पशन इकोनॉमी, तो आपका इसके ऊपर क्या बोलना है? डू यू रियली थिंक इंडियंस आज पे योरसेल्फ फर्स्ट कर रहे हैं? मेरे को तो डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने पे खुद को नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड अ टीम, सो आई वांटेड माय टीम टू स्ट्रॉन्गर। बट इस बुक में जो पर्सपेक्टिव शायद उन्होंने कवर किया है कि एक रिच पर्सन जो होता है, या रिच डैड जो होता है, वो बता रहा है कि तुम जब एसेट्स क्रिएट करते हो तो उसमें जो पैसा रहता है वो पहले खुद पे स्पेंड होता है। मतलब इफ यू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन, यू कैन स्पेंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर योरसेल्फ एंड देन पे टू गवर्नमेंट। करेक्ट। So that is a perspective, इसलिए वो बोल रहे हैं कि pay first. Whereas if you are an employed person, which I understand, you pay taxes first, then you save. That is what you keep the money left for you after paying the tax. But if you are building a business, you spend whatever you want to create the business, the valuation, the empire, marketing, spending, everything can be done. And if the profitability is there, then you pay to the government. Correct. So मेरे को ये perspective जो इसमें समझ में आया book में कि they want to say pay yourself first is basically create an empire or a business where you pay yourself first rather than paying to government.
ये मेरे को समझ में है, and that is how it is logical also. Today all big companies in India or Tatas, Birlas, they try to create corporations. Correct. They build the companies where the taxations are lower and they can leverage the expenditures as a spending, and on the cash book or the balance sheet they can take that advantage and leftover is given to government. Correct. So that is what I feel, this is what it is. इसका एक और पर्सपेक्टिव ऑथर ने ये दिया है कि अगर आपने 1 लाख कमाया है, तो सबसे पहले अपने आप को पे करो और वो पैसा इन्वेस्ट करो. That's possible. Correct. इन्वेस्ट करो और बचा हुआ स्पेंड करो, और आपको जो करना है आपके जो लग्जरीज है जो है. लेकिन आज जो इंडियन इकोनॉमी जो जहां मेजोरिटी जो जा रहे हैं, Right. वट एवर दे आर अर्निंग, फर्स्ट दे आर स्पेंडिंग, एंड इफ एनीथिंग लेफ्ट देन दे आर सेविंग और पेइंग देमसेल्फ फर्स्ट. True. सो पहला ऑथर बोल रहे हैं अब एक एक्स अमाउंट आप निकाल के रख ही दो बाय डिफॉल्ट. डायरेक्टली उसको एक एक्स अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली ऑटो ट्रांसफर करने का बोलो, और बाद में जितना बचा है अपने नीड्स फुलफिल करो. सो वेरी सून यू विल बी फाइनेंशियली फ्री. लेकिन ये कंपनी जिस तरह के आजकल ऑफर ला रही है और जो डिस्काउंट ऑफर, अमेजॉन ऑफर, ये ऑफर जो ऑफर आते हैं, पीपल आर जस्ट बाइंग एंड बाइंग. और जो स्पेंडिंग स्प्री है, वो जो अर्ज होती है वो कंट्रोल होती नहीं है. नई गाड़ी हर 2 साल में 3 साल में गाड़ी चेंज हो रही है, हर 1 साल 1.5 साल में मोबाइल चेंज हो रहा है, नया लाना है, फोमो है. आई एग्री. मेरा दोस्त ने भी लिया है, उसने जो 1.5 साल पहले लिया था वो भी चेंज कर रहा है, तो आई शुड आल्सो चेंज. अरे मेरे जूनियर ने ले लिया iPhone 16, भाई मेरे को तो लेना ही पड़ेगा, मैं कैसे उसका बॉस हूँ. आई होप यू गेटिंग इट. तो फोमो आ रहा है, तो फोमो की वजह से स्पेंडिंग स्प्री बढ़ रही है. तो इसमें और एक चीज ऐसी भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने मेरे खुद के केस में किया कि इनिशियली जैसा खुद को अपन ने पहले पैसा लेना चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया. मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, कमर्शियल प्रॉपर्टी. इनिशियल जो अमाउंट मुझे वहां पे करनी है, तो मैं सबसे पहले ना मेरे पास जितना डाउन पेमेंट है वो करने के बाद में मैंने बाकी का बैंक लोन लिया, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए. इनिशियली इमीडिएटली कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने रेंट आउट भी कर दी. तो मेरे को वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक हैंडसम अमाउंट वहां से आने लग गई. करेक्ट, ठीक है. डाउन द लाइन अगर देखेंगे तो 3 साल मेरे को मेरी तरफ से थोड़ा पैसा भरना पड़ा. आज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि रेंट इतना बन गया है कि वो रेंट ही खुद ऑटोमेटिकली अभी जो ईएमआई है ना उसके लेवल पे आ गया है. हाँ, तो ये क्यों पॉसिबल था? क्योंकि मेरी कंपनी थी, मेरे पास एक सर्टेन कॉर्पस क्रिएट हो गया था, वो कॉर्पस मैंने खुद के लिए यूज किया. आज सिचुएशन ऐसी है ना कि अभी वो प्रॉपर्टी खुद को डेवलप करती जा रही, और वो खुद थोड़े सालों के बाद में वो नील हो जाएंगी. उसके बाद में जो पैसा आएगा वो मेरा पैसिव इनकम होगा. सुपर. उससे आप और प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं. अगर ये मैं किसी जॉब में रहता था तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है, तो मैं खुद को पे नहीं कर सकता था. आज एक ये कॉर्पोरेशन क्रिएट करने के बाद में, बिजनेस क्रिएट करने के बाद में ये अपॉर्चुनिटी मिली है. करेक्ट, ठीक है. जैसे कि रिच डैड पुअर डैड में इन्होंने डे 1 से यानी पहले से ही वही बताया कि तुमको एक एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए. करेक्ट, ठीक है, माइंडसेट वैसा क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे के रीजन ही है. और ये सब उसके बाय प्रोडक्ट है, उसके फायदे. करेक्ट, कि आपको इतना कॉर्पोरेट मिला, ये मिला, वो मिला, महेश जी ऐसे बोल रहे हैं, ये सब बेनिफिट्स है उसके. तो ये बुक का वो सबसे मेन टेकअवे, मेक मनी वर्क फॉर यू, दैट इज व्हाट इज रियली कि पैसा, जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे क्लाइंट्स भी कुछ है, दे अर्न रियली गुड मनी बट दे आर सेविंग इट इन एफडी. देयर मनी इज नॉट अर्निंग फॉर देम, मनी इज जस्ट सर्वाइविंग. मतलब इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा है उनका पैसा कमाया हुआ, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करेगा. इट मीन्स देयर मनी इज नॉट वर्किंग फॉर देम, दे आर जस्ट अर्निंग मनी एंड सेविंग इट. आज कितने तो ऐसे आप ये देखेंगे, इन्फ्लुएंसर देखेंगे जो कि यूएस के हैं, कि जिन्होंने आज खुद के पास उनके 1000 1500 यूनिट्स खुद के हैं, ठीक है, वो पूरी बिल्डिंग ही खुद के लिए रखते हैं और पूरी रेंट आउट कर दे. वहां की थोड़ी पॉलिसी अलग है, थोड़े से टैक्सेशन अलग है, तो उनको वो अलाउ करते हैं. पर अपने यहाँ पे आने वाले कुछ सालों में, इमीडिएट नहीं पर आने वाले कुछ सालों में आपको वो सेम चीजें दिखना चालू हो जाएंगी. कि इसके बाद में जो डेवलपमेंट, क्योंकि अपने पास जो एक्चुअली अपनी पॉपुलेशन और बाकी चीजें, जो इस चीजों को मैच करने के लिए अपने को हाउसिंग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. करेक्ट. और वो टाइम में एक सीन ऐसा आएगा, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं रेंट पे रहूंगा, इतना रेंट बढ़ जाएगा कि पॉसिबल ही नहीं है उनको कि नहीं. क्या आज
इतना कमाए और उतना वो रेंट को मैच कर पाए। हाँ, ठीक है, और इसकी अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टर्स है ना वो पक्का लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही आप नॉर्मली वेस्ट पुणे में भी देखेंगे ना, इतने रेंटल्स बढ़ गए जो कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कोई, कि 1 BHK का यूनिट भी आपको 18,000 20,000 में मिलेगा। ठीक है, उससे अच्छा कस्टमर सोचता है कि खरीद लूं। हाँ, क्योंकि यूएस का यही कल्चर है। यूएस में ज्यादा लोग रेंट आउट ये उसकी जगह दे मेक द कैलकुलेशन कि बाइंग ही अच्छा है, भले ही हम 4 साल भी रुके। इसमें बेनिफिट क्या है अपना, कि आज जो अपने को पैसा लैंड हो रहा है बैंक की तरफ से, वो लगभग 9% के आसपास में है। Correct. और अपना इन्फ्लेशन कितना है आज? 6 to 7% के आसपास इन्फ्लेशन है। Correct. तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2-3% ही बैंक को ऐसा रिटर्न करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अमाउंट अगर बीट ये करते मैच करते तो फिर आप जो प्रॉपर्टी तो इमीडिएट ले लेना चाहिए आपको। तो ये अगर पैरामीटर्स चेक करेंगे ना तो ये परफेक्ट बैठेगा। ऑथर ने एक और चीज बोली है सुनील जी, फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करते रहो। करेक्ट। इसका क्या आपको क्या लग रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन? मैं जो इस बुक को मेरी पर्सपेक्टिव से डालूं और मैंने मेरे लाइफ में क्या किया है, जैसे ही मेरा फूड टेक्नोलॉजी खत्म हुआ, सो टेक्निकल स्किल्स थे मेरे पास बट बिजनेस स्किल्स जीरो थे। जैसे कि साइंस पढ़ा, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग हो गया, जॉब भी लग गया, तो साइंस टेक्निकल सेल्स था। बट पहले 2-3 साल में ये समझ में आया कि प्रोडक्ट बनने के बाद में उसको बेचना आना चाहिए। सो आई केप्ट ऑन एनरोलिंग माई सेल्फ फॉर वेरियस कोर्सेज ऑन द सेल्स। अच्छा. So after doing that, I understood going up in the ladder again you need some skills, people management. So I did some training on people management. And by the time when I wanted to quit my job and start my business, I understood I don't need the sales skill, but I need to have more skills. So then I enrolled for a 6 months another course which was on export, import, and also building the financials on the business front, how to leverage the things. Basically asset leveraging. So I did that 6 months course. I did the balance sheet learning course with my brother-in-law. This gives me a perspective that every time you have to keep on learning. आज भी जब मैं एक नया बिजनेस खोलने जा रहा हूं, which I am working on biopolymers, तो वहां पे मेरी स्किल्स नहीं है, तो I am having a consultant, I am hiring and giving them per hourly basis to learn the tricks of that business. A food business is different than a real estate is different than a consultancy business, hospitality. Every business has a different learning. So you have to be open for learning when you are jumping into entrepreneurship. It will happen every year. Super. You have to learn. Super. जैसे ये बुक में ही रॉबर्ट कियोसाकी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक राइटर है, ठीक है, जो राइटर उनको मिलती है, बोलती है मैंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हुए हैं पर मेरे बुक्स जो है वो बेस्ट सेलर नहीं है, या फिर उतने जितने बिकने चाहिए उतने नहीं बिक रहे। ठीक है, तो उसमें रॉबर्ट ने क्लियरली बताया कि आपको सेल्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आपको सेल्स नहीं आएगा तो आप कितने भी अच्छे राइटर हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, कितने भी अच्छे एडवोकेट हो, आप कुछ भी हो, आपको सेल्स आना बहुत जरूरी है। ऐसे मीडियोकर मैंने कुछ एडवोकेट्स देखे जो कि फर्दर लाइन 10 years डाउन द लाइन में अच्छे सेल्समैन थे, इसलिए वो अच्छे पोजीशन में पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल मटेरियल है उनको प्रॉपरली फोर्टे करते आया, उनको दिखाते आया। हाँ, तो सेल्स की जरूरत है, जैसे एजुकेशन की जरूरत हर चीज को है। अच्छा सिंगर हो उससे होगा नहीं, अच्छा सिंगर हो तो उसको आपको बेचता भी आना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, आज इसको अगर फॉलो करेंगे ना तो इसका जवाब ये रहेगा कि आपको सेल्स मेनली आना चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ भी चीज हो, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, सेल्स तो आपको आना चाहिए। वो तो आपने जो स्टोरी बोली ना राइटर की, उसमें एक आगे का एक पार्ट ऐसा है कि जब वो लड़की आती है रॉबर्ट कियोसाकी के पास में कि मैं राइटर हूँ, मैंने बुक लिखी है लेकिन बुक सेल नहीं हो रही है तो क्या करूँ, तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ज्वाइन सेल्स ट्रेनिंग्स। आई हेट सेल्स पीपल, दे आर क्रूक, आई डोंट वांट टू लर्न सेल्स, आई एम अ राइटर, व्हाई शुड आई लर्न सेल्स। तो ऑथर बोलते हैं जब तक ये सेल्स नहीं सीखेगी उसकी बुक बिकेगी कैसी, क्योंकि इस दुनिया में वही बिकता है जो दिखता है, और जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। मतलब कितना सिंपल है कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। आपको सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको उसको मार्केट करते आना चाहिए, उसको ब्रांड बनाते आना चाहिए, उसको सेल्स, एक फनल, टीम मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। एंड दैट लेडी वाज नॉट विलिंग टू लर्न। ऑथर सेज देन शी कैन नॉट बी रिच. She doesn't have a rich person's mindset. And rich person's mindset is ability to educate, learn, constantly keep on. रॉबर्ट खुद ये बोलते कि मैं बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ पर मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ। Correct, superb. He accepts it. I might not be a very good writer, but I'm a very good salesperson. That's why I am able to succeed in the business of book writing. Right? So एक sales skill बच्चों में होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं जब अभिजीत के पॉडकास्ट पे गया था लास्ट ईयर, ओके, ये दैट इज अ वेरी गुड स्टोरी। लास्ट ईयर October 23
अभिजीत हैज इनवाइटेड मी ऑन हिज पॉडकास्ट। जैसे मैं अभी अभिजीत को इनवाइट किया मेरे पॉडकास्ट पे, तो 1 साल पहले अभिजीत ने मुझे इनवाइट किया था उनके पॉडकास्ट पे। तो मैंने वहां शेयर किया था कि मैंने मेरे बेटी को उसके हार्डली 2-3 महीने पहले 2 कोर्स कराए थे। एक कराया था 3 हफ्ते का मिनी MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप और एक कराया था मिनी MBA इन फाइनेंस। दोनों 3-3 हफ्ते के कोर्स थे। सो इन टुडेज वर्ल्ड आपको ये कोर्सेस कराना बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने अभिजीत के प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट जैसी देखा, आई सॉ दिस हिज सेटअप एंड आई गॉट इंस्पायर्ड। यार, I can also do this. Correct. And exactly after 40 days, I was shooting my first podcast. क्या बात, nice. So Abhijit is a source of inspiration for me for this business of mine, right? Amazing. So एक जो quote है ना, either you can be a source of inspiration or you can be a source of warning for others by your behavior, right? So in this scenario, Abhijit is a source of inspiration for me for this business. Amazing. Now, अब जो बोलते हैं ripple effect. There are so many people who have seen my podcast and they after watching me, they have started their podcast. Wow. So अभिजीत, आपने सिर्फ मेरी लाइफ नहीं चेंज की है, आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। ये तो एक्चुअली एक जर्नी है। मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुआ, वो भी किसी को देख के इंस्पायर हुए, और ये जर्नी है। जिसको अच्छा काम करना है, जिसको कुछ देना है, वो ऑब्वियसली वो तो देता ही रहेगा, और जिसको लेना है वो लेता ही रहेगा। ये जर्नी में हमारा काम वही है कि लोगों तक फैले, लोगों को कुछ दे। क्या है कि जिसकी देने की कैपेसिटी है ना, वही दे पाता है। करेक्ट। ठीक है, आज आपके पास वो कैपेसिटी है देने की, आप दे पा रहे हैं, आपका वक्त निकल रहे, आपका टाइम शेड्यूल्स ये कर रहे, तो आप में देने की ये है कि आप दे सकते हैं, और आपको इच्छा भी है देने की, तो आप दे रहे हैं और लोग लेंगे भी उसको, और वो आगे फैलता ही जाएगा। ये इफेक्ट अलग ही है। करेक्ट। सुपर। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मतलब इतना अल्टीमेटली आई फील दिस इज अ माइंडसेट कि रॉबर्ट जैसा कि इसको ये बोलते हैं कि माइंडसेट, ऑब्जर्विंग अपॉर्चुनिटीज। आपने किसी को देखा, आप उनसे जेलस भी हो सकते हो, आप उनसे इंस्पायर भी हो सकते हो। एंड रॉबर्ट सेज रिच पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय वाचिंग अदर्स, कि यार क्या कर रहा है ना, अपन भी करें क्या। दैट्स हाउ एवरीथिंग इज। कोई किसी को यूट्यूबर बनते देखता है कि यार अपन भी करते हैं ना, दैट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एक्चुअली मैक्सिमम पीपल माइंडसेट क्या है, दे गेट जेलस, they stop talking to them, they say यार बहुत अमीर बन गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है आजकल। So that's a completely different mindset. So that's what Robert says, always watch others. जैसे आपने जो अच्छी चीज की, आपने एक्सेप्ट किया कि बिजनेस में जाने के लिए सेल्स लगता है, मार्केटिंग लगती है, और प्रोएक्टिवली नॉट रिएक्टिवली। बिजनेस में आके फटके खाकर नहीं करे आपने। मेरा स्टोरी है, बिजनेस में आके गलतियां करके मैंने मार्केटिंग और सेल्स सीखा। Afterwards, he was proactive in that. Before only he learned. Right? So that's a very good thing which you did. Yes. Super. एक कोड बोला है ऑथर ने इसमें, फॉर्मल एजुकेशन कैन मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको सेल्फ एजुकेशन बहुत जरूरी है। और क्या लगता है आपको, कितने परसेंटेज लोग करते होंगे जॉब में जाने के बाद या बिजनेस में जाने के बाद, कॉन्स्टेंटली अपने आप पे वो पैसा खर्चा करते हैं? व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में परसेंट क्या होगा? अभी तो लगभग 1 साल 2 साल में थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे ही ये मीडियाज आ गई है, इंटरनेट आ गया है, उसके बाद से ये थोड़ा बढ़ गया है। पर अभी भी उतना नहीं बढ़ पाया, 5 से 6% ही बोल सकते हैं अपन कि आज तक ये हो चुका है। क्योंकि इसके पहले उतना भी नहीं था। बिफोर कोविड तो ये सब चीजें थी भी नहीं, क्योंकि बिफोर कोविड तो जूम जैसे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं थे। जब जूम जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं एक्चुअली थे, पर लोगों के लाइफ में नहीं थे। तो जूम वगैरह के बाद में आज के डेट में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारे कोर्सेस आपको सामने आ जाते हैं। ठीक है, उडीमी जैसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप जाके खुद एजुकेट हो सकते हैं, और इसकी जरूरत थी, और आज भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भी उतने ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है कि जिसके ऊपर अभी तक पूरी तरह से एजुकेशन नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी है। कि अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाना है तो पूरी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में उतना बेस्ट ट्रेनिंग्स नहीं है, या फिर उतना प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं है। ट्रेनिंग भी है, ठीक है, चलो ट्रेनिंग दे देगा कोई, पर हैंड होल्डिंग नहीं है। और अभी कुछ कंट्रीज ऐसे है, चाइना जैसे, कि जहां पे आप अगर इनिशियल डेज में देखेंगे ना, तो 15-16 का ही एज का लड़का होगा ना, तो उसको इमीडिएटली उनके पास कोर्सेस है, इमीडिएटली हैंड होल्डिंग है, वो उनको प्रॉपरली वो फील्ड में लेके आते। ठीक है, अपने यहाँ पे वो एनवायरनमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ।
तो अपने पास वो एनवायरनमेंट क्रिएट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। करेक्ट। रॉबर्ट ने एक चीज बोली है सुनील जी कि इफ यू वांट टू बिकम बिग यू हैव टू टेक रिस्क, लेकिन रिस्क की जैसी बात आती है सबसे बड़ी चीज आती है FEAR, फियर, डर, राइट। और डर आता है तो 3 चीजें होती है, फ्रीज, फ्लाइट, फेस इट। उसको फेस करो। मैक्सिमम लोग क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, करेक्ट, भाग जाते हैं, और बहुत कम कैटेगरी के लोग हैं जो फेस करते हैं। राइट। तो फेस करने के लिए डर को क्या करना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से जो है, आई माइट नॉट बी ग्रेट ट्रेनर और एक्सपर्ट इन दिस, बट द आइडिया इज व्हेन यू हैव अ थॉट और वो थॉट लगता है हो सकता है कोई और नहीं कर सकता है, मैं कर सकता हूं, तो यू शुड जंप फॉर इट। करेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग। सी, पहले हम लोग दिमाग से हारते हैं और बाद में फिजिकली हारते हैं। करेक्ट। जब तक कोई भी रनर हो या कोई भी स्विमर हो वो सोचता नहीं कि ये टारगेट डुएबल है, तब तक वो टारगेट को अचीव नहीं करता है। आवर माइंड इज वेरी ब्यूटीफुली ट्यून्ड when you put something as a tangible number to it. Correct. Many challenges you would see online everywhere, 21-day challenge. जब तक वो 21 डे होते नहीं है तब तक तुम करते रहते हो, because you want to make it a habit. ये जब किसी ने बताया नहीं था कि 21 डे करने के बाद में हैबिट होने वाला। Correct. If I talk to my father or uncle anybody, they never knew this 21 day. They kept on doing it and became habit. आदत बन गई। तो the whole idea is जब हम उसको tangible नंबर डालते हैं, तो फियर को ओवरकम करने का इजी सॉल्यूशन है कि कुछ एक नंबर डालो, जैसे एज हो, what you want to achieve, what is your yardstick, and automatically start working towards it. Correct. And then your fear will just go away because you have a focus. Correct. जब फोकस आ जाएगा, विजन आ जाएगा, एक नंबर दिखेगा, तुम भागते रहोगे और तुम्हारा फियर निकल जाएगा। Correct. Correct. So I think it is doable. Correct. Correct. बट वही है कि लोगों को एक माइंडसेट लाना पड़ेगा। जैसे रॉबर्ट ने बोला, रिच डैड उसके ऑलवेज टोल्ड दैट think about doing it rather than just sitting on it. So once you start doing it, definitely achievable है। फियर को अचीव कर सकते हैं हम लोग। अभी आप कैसे करते हो डर को? जैसे आप कुछ नया कर रहे हो, आप कैसे अपने डर पे काबू पाते हो? तो एग्जैक्टली क्या है उनका कि बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा NLP वगैरह करता हूँ, तो मैं उसमें अगर मेरे को किसी चीज के बारे में अगर डाउट है या फिर ये है, तो मैं कुछ टाइम देता हूँ वो चीजों को। अगर 3 दिन 5 दिन अगर रेगुलरली मुझे आज जो फील आ रहा है वो सेम फील 5 दिन के बाद में आ रहा है, तो बात ऐसी है कि उसमें सच में कुछ तो ज्यादा रिस्क हो सकती है। पर फर्दर गोइंग अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसमें इमीडिएटली रिस्क लग रही है, पर 2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि उतने मेरे माइंड में थॉट आके गए रहते उसके रिलेटेडली। जैसे ही अपनी माइंड एक दिन में बहुत सारे थॉट्स आते, तो एक प्रोडक्ट कोई है या एक चीज है या एक कोई प्रॉपर्टी है जिसमें मुझे जाना है या करना है और उससे रिलेटेड डर है, तो मीनवाइल 5-6 दिन में इतने थॉट्स आके गए रहते हैं उसके अंदर के, तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट अगर आने लगे तो वो बेटर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सुपर। ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट मेरे से जा रहे ही नहीं है, 5 दिन में और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ गए उसके बारे में, यानी कैलकुलेटेडली बहुत ज्यादा ही नेगेटिव चीजें दिखने लग गई, तो मैं फिर उसको रीथिंक करता हूँ, फिर और कुछ टाइम देके फिर 11 दिन तक सोचेंगे। ये मेरा पैटर्न है कि जैसे फिर अगर मेरे सामने कोई डील भी है या कुछ है, तो मैं बोलता कि मेरे को सोचने को टाइम चाहिए। अच्छा। तो पहले 5 दिन में ही अगर मैं क्लियर हो गया तो मैं आगे चला जाता हूँ किसी भी चीज से रिलेटेड। अगर मैं किसी चीज का इंटरव्यू, किसी बंदे का इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, अगर उसको बड़े सैलरी पे हायर करना है मुझे, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं सेम ही फंडा यूज करता हूँ। करेक्ट। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि अगर हायर कर रहा हूं बाद में फिर कि नहीं भाई मैंने वो सोचा ही नहीं। करेक्ट। तो फियर के केस में वही है, मैं 5 दिन से 11 दिन सोचता हूँ, उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें मेरे सामने आने लग गई माइंड में, तो फिर मैं आगे जाता हूँ। अगर नेगेटिव आ रही है 5वें या 11वें दिन तक, तो फिर मैं और टाइम लेता हूँ, उसमें से मिनिमाइज कर सकते हैं जितने थॉट्स आ रहे हैं ना आपको, उसमें से आप आपके वो जो थॉट्स है ना वो आपको बताते हैं कि ये राइट वे है या राइट वे नहीं है। अगर राइट वे नहीं है तो इसको राइट वे में कैसे लाना है, वो थॉट्स आपको 11 दिन में क्लियर हो जाता और आपकी डर निकल जाती है, आप आराम से चले जाते हैं आगे। सुपर गुड पर्सपेक्टिव दोनों का आपका। वही पर माइंड इज ऑल माइलस्टोन आपका था, वो भी सेम आई थिंक माइलस्टोन ही है। 5 और 11 5 to 11 ये माइलस्टोन है। नंबर क्रिएट करो उसको, टाइम। हां नंबर क्रिएट करो। सबसे मेन डेडलाइन है। डेडलाइन 5वें दिन मेरे को सोचना है, और लोगों का वो डेडलाइन ही नहीं है, बुक लिखना है 1 दिन लिखेंगे ना, और वो एक हैबिट हो गई है मेरी माइंड को, एक हैबिट है मेरे को उसको कि 5 दिन में मेरे को ये खत्म करना है ये टॉपिक। अच्छा ठीक है, कि वो आसपास में, क्योंकि अभी वो पैटर्न ही बन गया है माइंड का। ठीक है, अगर वो टाइम तक क्लियरिटी आ गई तो कब समझ में आ जाता है अपने को। सुपर गुड पर्सपेक्टिव। एक रॉबर्ट कियोसाकी का अच्छा कोट बोला है, लूजर्स अवॉइड फेलिंग एंड फेलियर टर्न्स लूजर्स इनटू विनर्स। एक बार वापस रिपीट करता है तो, लूजर्स अवॉइड फेलिंग, मतलब जो एवरेज लोग रहते हैं, पुअर लोग, दे अवॉइड फेलिंग, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ फेलियर टर्न्स लूजर्स इनटू विनर्स। तो आपको अगर विनर बनना है तो आपको फेलियर को फेस करना ही है। करेक्ट। बिना फेलियर को फेस करे आप विनर बन सकते नहीं है। तो व्हाई आर वी ट्राइंग टू अवॉइड फेलिंग? गलतियां होनी है, फेल होना ही है, रिजेक्ट होना ही है,
जैसे हमने भी पॉडकास्ट शुरू किया, इनिशियली वी आल्सो फेल्ड। करेक्ट। हमारा भी पॉडकास्ट में एकदम आई यूज्ड टू गो ब्लैंक, बहुत हुआ ऐसे इनिशियल में। अभी मेरा 3-4 दिन हफ्ते पहले आई वाज कंप्लीट ब्लैंक। इट्स ओके, तो कौन सा पहाड़ उठ गया, एडिटिंग में चेंज कर लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, अंडरस्टूड। बट लोग उसको ओवरथिंक करते हैं, ओवरथिंक। फेलियर रियल लाइफ में बैक बेंचर्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और फ्रंट बेंचर्स जो रहते हैं ना, वो ज्यादा बहुत कैलकुलेटेड रहते हैं, Correct. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं। और जो बहुत इन्हें एक सर्टन कैलकुलेशंस चाहिए, डायरेक्टली आप जाना नहीं चाहिए, ठीक है, पर बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशंस में क्या हो जाता है आपका कि आपको बहुत ज्यादा पैरालिसिस। हाँ। और ये जो चीजें है ना कि आप जो बैक बेंचर्स है, और बैक बेंचर्स को ऐसे ही पता कि भाई आखिर में होने वाला क्या है ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट, ठीक है, तो वो केस में जो है ना, ये लोग ज्यादा जीतते हैं। सही बात है। करेक्ट करेक्ट। तो वो जैसा होता है ना कि ओवर थिंकिंग सब इज द बिगेस्ट ड्रीम किलर। लोग रियलिटी में फेल नहीं होते हैं, दिमाग में फेल होते हैं, एंड चैंपियंस रियलिटी में फेल होते हैं। दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। वो सोच कर इसे अपने आप को इतना निगेटिव कर देते हैं कि वो एक्शन लेते ही नहीं। सही बात है। सोचते हैं और फिर किसी और दोस्त को देखते हैं कि वो बिजनेस में फेल हुआ, अच्छा किया मैंने बिजनेस नहीं किया, देख फेल हो गया ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अल्टीमेटली इट्स माइंडसेट कि आप क्या सोचते हो। Failure is another big teacher in your life, right? Unless you don't fail, you will not know how not to fail. Correct. Thomas Edison 99 times failure, 100 time achiever. So he knew how 99 times you don't have to बल्ब बनता नहीं है। बल्ब बनता नहीं है। बनता नहीं है। उन्होंने बोला कि बल्ब कैसे नहीं बनाना, मैंने वो सीखा है। इसको भी एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड कैसे? मैं फेल नहीं हुआ भाई, मैंने सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनाते, मेरे को सिर्फ एक तरीका ढूंढना है, बनता कैसे है। बनता कैसे? कितना अलग पर्सपेक्टिव है। Exactly. So don't be afraid of failure or fear with the failure. Losers will also become winners every day. वहां पे जहाँ पे चाह है वहां पे राह है, करना ही है अपने को, तो होते ही रहेगा। एक और बोला है ऑथर ने, एक एवरेज लोग और पुअर लोग है ना, हमेशा सोचते हैं स्काई इज गोइंग टू फॉल, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, अगर बिजनेस करूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये करूंगा तो बुरा हो जाएगा। एंड दे आर ऑलवेज इन द माइंडसेट ऑफ व्हाट if I start business, what if I fail? If I take a promotion in the job, what if I'm not able to handle that position? What if I make loss in the business and I get fired? अगर फायर हो गया तो मैंने कार अभी लिया, घर अभी लिया, फिर EMI का क्या होगा? This is a what if scenario, which is a negative scenario. ये जो sky is going to fall ना, ये हमेशा जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, या जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। क्या होना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये जो माइंडसेट वाले लोग हैं, इन्होंने क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, माइंड शुड स्टार्ट वर्किंग फर्स्ट। क्रिएट अ यार्डस्टिक फॉर योरसेल्फ। इमेजिन आई टेक एन एग्जांपल, मेरे को 10 दिन में एक काम करना है, राइट? सो व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग करके नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं, बट पहले 10 दिन तो देखो, करके देखते हैं, करके देखो, 10 दिन तक वेट करो। वो 10वें दिन नहीं होगा, लेकिन 50% ऑप्टिमिज्म आ जाएगी, ये 12 दिन में तो हो ही सकता है। करेक्ट। बिकॉज बाय द 10 days सो मेनी थॉट्स विल ब्रेनस्टॉर्म यू कि कैसे करना चाहिए, करेक्ट, क्या क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, हु व्हाट व्हेन इफ, ये सब आंसर्स के धीरे धीरे आंसर मिलेंगे। टाइम विल हील यू एंड ऑटोमेटिकली ऑन 11th और 12th डे जो 10 days का यास्टिक है विल बिकम 12 days एंड यू विल बी अचीविंग इट। सो टाइम इज बिटवीन यू एंड योर माइंडसेट, तो उसको अचीव करना आसान है। मुझे मतलब आप जो बोल रहे हो शुरू करो करना, जो भी एक डेडलाइन लो, जैसा हमने जब मैं अभी से इंस्पायर हुआ, वी टुक इट एज अ 3-month प्रोजेक्ट कि 3 महीने करेंगे, जितने 10-15 दिन में एक पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस तक टीम नहीं थी, एक एम्प्लॉय हायर किया था वीडियोस बनाने के लिए। सो वी थॉट कि 3 महीने का एक्सपेरिमेंट है, चला तो चांद तक, नहीं तो बंद कर देंगे डब्बा। क्या है 40-50 1.5 लाख का लॉस लेकर बंद करेंगे। सो अब नाउ वी आर ऑलमोस्ट 12 months, अब 12 महीने में हमने 25 गेस्ट बुलाए हैं। नाउ वी हैव सेट अ न्यू माइलस्टोन, हम अगले 1 साल में 300 से 400 गेस्ट बुलाएंगे। दैट्स हाउ वी आर एक्सपांडिंग। क्या बात है, क्या so because it worked, experiment काम किया, तो we are increasing the speed now. Yes. So that's how I think experiment ही सब कुछ है। बिजनेस में गारंटी कोई चीज की नहीं है, सर्टेनिटी कोई चीज की नहीं है। True. Everything is uncertainty. और गेम आपको अनसर्टेनिटी में ही खेलना है। सही बात, सही बात। उसी का तो है। अगर सर्टेनिटी होती तो दुनिया भर बिजनेस करती, हर आदमी बिजनेस करता। रिस्क टेकिंग। बहुत कम लोग क्यों बिजनेस करते हैं? क्योंकि रिस्क है, डर है, गलतियां है, आपको दिन रात सीखना है, दिन रात गलतियां करनी है, गलतियां कर कर वापस उठना है, वापस गलती गिरना है। सो दैट्स द जर्नी। और रिच डैड बोलते हैं ये माइंडसेट ही लोगों को पुअर रखता है। दे आर नॉट विलिंग टू फेस द अनसर्टेनिटी, डर को फेस नहीं कर पाते। दूसरी एक चीज जो है ना, जो मैंने
मैंने खुद के लाइफ में किया। अभी ऐसे टास्क को अगर अपन देखेंगे ना तो सामने से एक पूरा टास्क देखेंगे तो अनइमेजिनेबल, पॉसिबल ही लगता नहीं। करेक्ट। तो मेरे केस में मैं रेगुलरली क्या प्रैक्टिस करता हूँ कि इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में, डेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। कि अगर मेरा एक कोई टास्क है तो उसमें लगभग एक 20-25 पीसेस कर दो और जो अचीवेबल है इमीडिएटली वो ट्राई करो, ठीक है, वो वहां से स्टार्ट करो। उससे क्या होता है कि वो आपको सक्सेस दिखना चालू हो जाता है। हाँ। जो इजीली आपको पॉसिबल है ना आपको करना, वो इमीडिएटली आप स्टार्ट कर दो उससे रिलेटेड। तो गिव अप वाला जो ये रहता है ना बिलीव सिस्टम, वो निकल जाता है और फिर एक सर्टन अचीवमेंट आ गई, 10-20% तक आपका माइंड भी पहुंच गया और आप वो छोटे छोटे टास्क भी पहुंच गए, फिर आपको वो डेयरिंग आ जाती है, फिर आपको वो छोड़ना नहीं रहता है, फिर आप पॉजिटिवली वो कर जाते और ऐसे बड़े बड़े टास्क भी पूरे हो जाते हैं। मेरे केस में तो मैं ये यूज करता हूँ। इसको बोलते हैं आइस बॉल इफेक्ट। मतलब आप मिनी मोमेंटम में आते हो, जैसे आप आगे कोई चीज हो जाती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बोलते हैं यार ये कर लिया तो ये भी कर लूंगा, चल ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और ये पुअर माइंडसेट में ये चीजें नहीं रहती, उनको एकदम बड़ा हॉरिजॉन दिखता रहे, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं, वो मेरे से नहीं, ये किसी से भी पॉसिबल नहीं, ऐसा बोलते हैं। पर उसको ट्राई करने के लिए आपको उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। और कोई भी अगर रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इन अ सिंगल डे, इट टुक टाइम। यस आप कुछ बोल रहे थे? तो वही मैं बता रहा था कि 10 दिन वाला जो एग्जांपल बता रहा था कि 10 दिन का यार्डस्टिक है, तो शुरुआत करो। 10 दिन में नहीं हुआ तो लेकिन 50% होने के बाद तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे 2 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर सकता हूं। करेक्ट। बिकॉज पहले 10 दिन में जो अचीवमेंट है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है, माइंडसेट क्लियर करता है कि ये जो मैंने टारगेट लिया है ये डूएबल है। करेक्ट। इवन देयर आर स्मॉल थिंग्स व्हिच आई कुड नॉट डू इन द टाइमलाइन, बट इट इज डूएबल। जैसे हमने जब शुरू किया था पॉडकास्ट, हमारा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे हम। हमको लगा एडिटिंग जल्दी हो जाएगा, बाद में समझ में आया एडिटिंग इज अ डेंजरस टास्क। मतलब हमने रखा था ऑप्टिमिस्टिक, एक हफ्ते में एक पॉडकास्ट ऐसा करेंगे, एक साल में 52। बाद में समझ में आया भाई 25 भी बहुत होते हैं। करेक्ट। क्योंकि एडिटिंग हमने वो पता नहीं था ना कितना है। लेकिन अब जब चलना शुरू करते हो तो समझ में आता है कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है, रियलिटी क्या है। तो हमने रियलिटी एक्सेप्ट की, भाई हफ्ता नहीं 15 दिन में भी एक आया तो बहुत है। तो रियलिटी समझती है, बराबर, राइट। सो बट यू डिड नॉट लीव योर गोल। द होल आइडिया इज कि वो मेरे को डूएबल है दिख रहा है। करेक्ट। इवन दो माय टाइमलाइन और यार्डस्टिक इज मूविंग लिटिल अहेड, बट इट्स डूएबल। जैसे इन्होंने भी बोला कि वो करने से, चालू करने से 50% भी जो इजी डूएबल है करने के बाद में हो सकता है। करेक्ट। तो पॉजिटिविटी आ जाती है अपने आप। सो अगर कोई एक आदमी अगर फिलोसॉफिकली देखे कि मैंने गोल सेट किया था 52 का और मैंने सिर्फ 25 किया तो आई माइट हैव फेल्ड। राइट। फॉर अ नॉर्मल पर्सन दिस इज माइट बी अ फेलियर, बट दैट्स वेयर एक्चुअली पीपल गो रॉन्ग। करेक्ट। दिस अ जर्नी, इट्स एन एक्सपीरियंस। आई हैव गेन्ड अ लॉट। अब मेरे पास मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, नाउ आई नो हाउ टू स्केल इट। क्योंकि मेरे को अब नंबर्स पता है, एक पॉडकास्ट को टाइम कितना लगता है, एडिटिंग को टाइम कितना लगता है, गेस्ट को इनवाइट करने को टाइम कितना लगता है। नाउ आई नो हाउ टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग। हमने अब पूरा ऑन पेपर लेके आ गए, 300 गेस्ट लाना है तो हमको कितना वीडियो एडिटिंग को टाइम लगेगा। नाउ वी नो आवर नंबर्स बिकॉज वी हैव डन आवर एक्सपेरिमेंट, और वो भी 1 साल का एक्सपेरिमेंट करा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हर एक का बिजनेस ऐसे ही ग्रो होता है। आपने भी जब शुरू किया रियल एस्टेट, टीम बड़ी किया, नाउ ही हैज 80 to 100 लोगों का टीम है, जबरदस्त। नाउ ही इज एक्सपांडिंग। आपका भी जो था 1 फैक्ट्री थी, फिर 2, अब आप तीसरी फैक्ट्री ओपन करने का प्लान कर रहे हो। आई थिंक इट गोज लाइक दिस ओनली, बट द मेन थिंग इज टू स्टार्ट स्मॉल, लेकिन शुरू करो। रिच डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी ने पहला प्रॉपर्टी खरीदी, बराबर छोटी प्रॉपर्टी खरीदी होगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदी, रिस्क ली। तो रिस्क तो लेना ही है। एक और चीज जो ऑथर ने बोली है, माइंड योर ओन बिजनेस। सो अभिजीत, इससे आपको क्या लग रहा है? माइंड योर ओन बिजनेस मतलब क्या बोलना चाहते हैं ऑथर? एक्चुअली इसको अपन 3-4 अलग अलग जगह से भी सोच सकते कि ऑथर को क्या बोलना है। पर मेरे लिए जो टेक अवे था, मैंने पर्सनली जो इसमें से लिया, वो फील ऐसा था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे को बाकी जो एनवायरनमेंट में बाकी के लोग जो नेगेटिव है, या फिर वो मेरे को अगर कोई चीज़ है कि मेरे को पता कि मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर ये सही है या मैंने करनी चाहिए, तो मैंने ज्यादा लोगों से इसके बारे में सलाह लेनी नहीं चाहिए। सुपर, ठीक है। कि बाबा मैं ये कर रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर मैंने 10 लोगों से अलग अलग सलाह लेने चालू करी तो मैं कंफ्यूजन स्टेज में रहूंगा। करेक्ट। और मैं वो कर नहीं पाऊंगा। हाँ, तो इसके लिए क्या है कि खुद का अगर आपको कोई बड़ा करना है, सोच बड़ी करनी है, बिजनेस बड़ा करना है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो आप खुद से बात करो। पहले खुद से बात करो। अगर खुद आप कन्विंस है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, तो आप आगे जाओ। दुनिया को दिखाओ सिर्फ करके, उनको पूछो मत, ठीक है। अगर उनको वो चीजें करते आती थी तो वो कभी कर चुके होते, वो आपके लिए रुकते नहीं। आप उनको जाके मत पूछो, ठीक है। आपको जो कर सकते हैं आप वो करके निकल जाओ आगे। सुपर। क्या होगा, एक तो आप पास हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। तो फेल तो है ही नहीं है, आपको वो एक नया एक्सपीरियंस आ जाएगा।
और पास हो गए तो फिर पास ही हो गए, फिर कुछ है ही एक नहीं। इसका माइकल जॉर्डन का बहुत अच्छा कोड है इससे कनेक्ट, अभी जो बोला ना, आई नेवर फेल, आइदर आई विन और आई लर्न। मैं कभी भी कुछ कोशिश करता हूँ गोल करने की तो मैं फेल होता ही नहीं। मैंने सीखा कि 1 इंच बाहर राइट साइड में गोल करना है, डालना है अगले साल, अगले बार, राइट। इट्स अ माइंडसेट चेंज कि मैं फेल ही नहीं होता, मैं कोशिश करते रहूंगा, फेल होता ही नहीं, मैं तो सीखूंगा, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा। क्या एटीट्यूड है ना। मेरे पॉडकास्ट लोग सोचते हैं फेल हुआ, अरे फेल कहाँ हुआ, मैं तो सीखा, राइट। आपने भी शुरू किया, फेल कहाँ हुए, जीते, राइट। आप कुछ बोल रहे थे, ये जब सब माइंड योर ओन बिजनेस, आज के पर्सपेक्टिव एट लेवल व्हाट आई एम टुडे, व्हेन यू मीट मल्टीपल पीपल देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इट विल कम, बट व्हेन यू लुक गो बैक होम एंड व्हेन यू आर अलोन, यू थिंक कि उसकी अपॉर्चुनिटी देख के मैं उसकी अपॉर्चुनिटी पे काम करूं, rather than why don't I spend that much energy in my own business? So अगर सर खुद के बिजनेस में, रियल एस्टेट में और रियल एस्टेट में ज्यादा ध्यान देंगे तो the growth is much better compared to coming and doing somebody else's business. So mind your own business can be a perspective जहां पे तुम आ चुके हो एक लेवल पे at any age. This books makes relevant today also for me. तो मेरे को इसी में ग्रो होना चाहिए। Correct. मैं अगर फूड में हूं और मुझे ये समझ में आता तो इसी में मेरे को और छलांग मारनी चाहिए, ना कि जाके ऑटोमोबाइल में जाओ, ना कि जाके रियल एस्टेट में जाओ। सॉरी, द आइडिया इज इफ यू माइंड डोमेन पे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग करो। स्किल आपने जनरेट की है, जो अभी तक आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, लेवरेज दैट एंड ग्रो मच फास्टर इन दैट सेम थिंग। जो आपने बताया पॉडकास्ट बना रहे हैं तो आपने 25 बनाए, अभी इस साल का टारगेट इतना बड़ा लिया आपने क्योंकि यू हैव मास्टर्ड समथिंग। सो दैट कुड बी अ आइडिया कि माइंड योर बिजनेस। आई फील दैट वे रादर देन गेटिंग डाइल्यूटेड कि ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी कर लूं। एक बात तो इन्होंने राइट बताई कि किसी का सुनो मत, दैट इज फर्स्ट थिंग करेक्ट। एट द सेम टाइम डोंट गेट डेविएटेड फ्रॉम योर ओन बिजनेसेस आल्सो व्हिच यू हैव बिल्ट, अगर आप खड़ा कर रहे हो तो। सो दैट इज आइडिया। ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, आई थिंक $1 मिलियन एडवाइस दिया ऑथर ने, एसोसिएशन। और एक अच्छा कोट है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम। आप जिन 5 लोगों के साथ में उठते बैठते हो और क्या बातें करते हो, वो आपको बनाता है या खत्म करता है। तो इसके ऊपर अभिजीत आपका क्या सोचना है? इसमें एक्चुअली सीन ऐसा है ना, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने ही रियल एस्टेट एसोसिएशन से रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने जब इनिशियली रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तो इसमें कोई गॉड फादर एज सच तो फिगर मेरे सामने नहीं था, और वो टाइम में बहुत सारे वर्टिकल्स नए आ रहे थे। उसके पहले जो वर्टिकल थे वो रेंटल रीसेल यही वर्टिकल थे, न्यू सेल था नहीं, बाकी के बहुत सारे वर्टिकल्स थे नहीं। तो अभी जस्ट वर्टिकल्स आने लग गए थे और नए नए हम भी ढूंढ रहे थे कि अब कहाँ से इससे रिलेटेड एजुकेशन मिलेगा वगैरह। तो उस वक्त हमको एसोसिएशंस जो पहले से प्लेस्ड थे, जैसे NAR इंडिया था, प्रोफेशनल रियल्टर्स था, तो इनके साथ में हम जब मेंबर बने तो वहां पे क्या हुआ कि जो पहले से 15-15, 20-20 साल से एसोसिएटेड लोग हैं, जो पहले से रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, एक में से जुड़े हैं। क्योंकि इसमें क्या है, रियल एस्टेट बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, आपके पास दांत है तो आपके पास चने नहीं है, आपके पास चने है तो आपके पास दांत नहीं है। आपको कोलैबोरेटिव रहना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरे को दोनों चीजें एक साथ में करनी है तो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपको एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो रॉबर्ट को बोलना है कि आप जो फील्ड में है उसमें क्या अच्छे से अच्छे लोगों के साथ आप उठो बैठो, ठीक है। मेनली क्या है, आज लोग मेरे इनिशियल डेज में मैं शर्माया नहीं ये चीजों से। मैंने क्या किया कि जो अच्छे लेवल पे है, अच्छे थॉट्स रखते हैं, अच्छा सक्सेस जिन्होंने अचीव किया है, मैं पर्सनली जाके उनसे मिलता था, शेयर करता था मेरी भी स्टोरी, वो भी उनकी स्टोरी शेयर करते थे, कहीं पे बॉन्डिंग क्रिएट होती थी, ठीक है। और उधर से फिर विन विन सिचुएशन क्रिएट होना चालू हुआ। क्योंकि उन्होंने जो 20 साल लगा के जो सीखा वो उन्होंने मुझे कुछ दिनों में ही बता दिया कि अरे ये चीजों से ये हुआ, ये चीजों से ये हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काउंटेडली अगर देखेंगे तो क्या हजारों साल का एक्सपीरियंस हो गया। और वो अगर आपको सिर्फ अच्छे एसोसिएशन की वजह से मिल गया तो वो गलतियां आप कम करते या फिर करते ही नहीं है, ठीक है। कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती है या फिर कोई ऐसा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आता है तो आप सोचते नहीं भाई मेरी जगह पे वो रहता था तो क्या करता था, उसका बिलीव सिस्टम ये है। तो मेनली क्या है, बिलीव सिस्टम। तो अगर देखेंगे तो सुनील जी का अगर मेरे को बिलीव सिस्टम पता है कि सुनील जी ये पैटर्न में सोचते हैं, ठीक है, तो मैं अगर उनके साथ में रेगुलरली उठता बैठता हूँ तो मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं सोचूंगा सुनील जी क्या करेंगे इस केस में।
हाँ, ठीक है, अगर सुनील जी को ये करना है तो ये क्या करेंगे, अगर दूसरा कोई रहेगा, ऐसे हिसाब से आप है ना, आपका अच्छा एसोसिएशन रहेगा ना, तो आपको अच्छे आइडियाज आएंगी, अच्छी चीजें आप रेगुलरली रहेंगे। जैसे कि आपने धीरू भाई के बारे में भी पढ़ा रहेगा कि उनके पास जेब में उतने पैसे नहीं रहते थे, तभी वो ताज में जाके कॉफी पीते थे। ठीक है, वो क्यों, एक अच्छा एसोसिएशन वहां पे उनको मिले, अच्छा कुछ उनके कान पे गिरे, कुछ नई चीजें उनको वहां पे देखने मिलेंगी। माइंडसेट है और पुअर माइंडसेट अलग है। तो जो रॉबर्ट को जो बोलना है वो इससे रिलेटेड है कि आपका माइंडसेट क्या है। सुनील जी, आपको क्या लगता है एसोसिएशन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? 2-3 चीजें इसमें बहुत सारी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट, जब आप एजुकेशन ले रहे हो, राइट, सो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आर टेकिंग एजुकेशन, देयर ड्रीम्स आर टू गेट द फर्स्ट गुड जॉब। बट वहीं पे अपना ब्रेक होता है कि थोड़े ही लोग हैं जो उस टाइम पे सोचते हैं कि नहीं, मेरे को मेरे पापा का बिजनेस करना है या मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस लेना और बिजनेस करना है। दैट इज व्हेन योर एसोसिएशन स्टार्ट्स। अगर तुम्हारा भी विजन है कि यू वांट टू ग्रो अप अ लैडर ऑन द बिजनेसशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, देन यू शुड हैव दैट एसोसिएशन। और उन फ्रेंड्स के साथ रहने के क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्स आते हैं आपको। करेक्ट। Whenever they think at anything, they will always bring in a business perspective. तो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। ये बुक जब मैं पढ़ रहा था, I was in 3rd or 4th year when I was appearing for GRE also. So I had few friends who were appearing for international studies. I also gave an attempt. बट मेरा अच्छा स्कोर नहीं है और जो मेरा ग्रुप बना वो सब बिजनेस कम्युनिटी का बन गया। Okay. तो मेरा थॉट प्रोसेस उस टाइम से चेंज हो गया कि यार पढ़ाई तो होती रहेगी बट बिजनेस के लिए ये चीजें चाहिए, व्हाई डोंट वी डेवलप दिस थिंग्स। तो दैट गेव मी अ मोमेंटम कि एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। जब फर्स्ट जॉब में से निकल के फर्स्ट बार बिजनेस चालू करना था, जॉब में सराउंडेड सभी जॉब वालों के साथ था, बट ऐसा का अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था कि बिजनेस कैसे किया जाए, क्यों किया जाए। तो जब फ्रीक्वेंटली घर पे आना हो रहा है, जो मेरी फैमिली बिजनेस में है, उनका थॉट प्रोसेस, उनका थिंकिंग, वही एज के ग्रुप मेरे भाई हैं, भाई अगर मेरे एसेट्स बन सकते हैं, वी कैन वर्क टुगेदर, देन इट मेक्स अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मेरा डी रिस्किंग हो जाएगा। एवरी ब्रदर विल ब्रिंग सम expertise after 6 years, 5 years of working what they have done so far, and I bring a technical expertise. Let me jump in. Wow. तो उस बेसिस पे सबको कन्विंस करके जब मैंने फैक्ट्री चालू की तो मेरे को लगा कि ये एसोसिएशन है, उसके कारण से हम खड़ा कर पाते हैं। इफ टाटा और रिलायंस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दे विल नेवर बी एबल टू डू इट। दे हैव टू हैव एसोसिएशन विद कंसल्टेंट्स, देयर ओन पीयर फ्रेंड्स, देयर टीम मेंबर्स, तो वही होगा। तो एसोसिएशन ब्रिंग्स इन दैट नॉलेज, दैट एक्सपर्टीज एंड रिड्यूसेस द डी रिस्क। मतलब वो बहुत अच्छा डी रिस्क करता है अपने आप को। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, सब लोग जानते हैं। तो एसोसिएशन और नेटवर्किंग सिमिलर वर्ड है, आई वुड से। यू शुड मीट राइट पीपल टू गेन दैट राइट माइलेज टू डिलीवर दैट एंटरप्रेन्योरशिप इन योरसेल्फ। सुपर सुपर। आप MIG के भी मेंबर हो और आपको 2023 में अवार्ड भी मिला है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड फ्रॉम MIG, राइट? करेक्ट। इन द माहेश्वरी कम्युनिटी। करेक्ट। तो MIG का ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? क्यों MIG ज्वाइन करना चाहिए? अभी जैसे कि हम लोग बिजनेस है, तो आई कम फ्रॉम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड। इवन दो वी मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट, ढांचा तो वही है कि बनाना है कुछ, मशीन्स के साथ है, लोगों के साथ है, और इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर लॉज है, वो सब सेम रहेंगे। तो समवेयर 30-35% एवरीबडी हैज सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। प्रोडक्ट डिफरेंट है, एग्री, योर मार्केट्स आर डिफरेंट, योर स्केल इज डिफरेंट। किसी कोई 1000 करोड़ का रहेगा, कोई 10 करोड़ का रहेगा, बट एवरीबडी हैज सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वन इज योर पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डीलिंग विद गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड लेवरेजिंग एंड स्केलिंग इट अप। करेक्ट। इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो, तो जब मेरे को वो एसोसिएशन मिलता है, तो व्हाई नॉट आई शुड जॉइन MIG एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। सो आई सिट विद गुड पीपल हु हैव स्केल्ड अप, पीपल हु आर इन द स्केलिंग फेज, एंड पीपल हु हैव अचीव्ड अ बिग नंबर्स एंड दे आर रेडी टू हैंड होल्ड यू। तो मेरे को तो बड़ा एडवांटेज है MIG में रहने का। सुपर, वेरी गुड। तो आई थिंक जो रॉबर्ट ने बोला है, आपके दोस्त आपको बना सकते हैं या आपको बिगाड़ सकते हैं। बराबर। आपके दोस्त का आपको ऑडिट करना बहुत जरूरी है, और मैक्सिमम लोग वो दोस्त रखते हैं जिनके साथ में आज मजा आएगा, वो दोस्त नहीं जिनके साथ में फ्यूचर में मजा आएगा। बराबर। तो वो आज के चक्कर में फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आज हमको कौन से दोस्त लगते हैं? पार्टी वाले, मूवी वाले, सीरीज वाले, मस्त फुल टाइम पास। इसके एसोसिएशन को हम इस तरीके भी से देख सकते हैं कि अगर वो दोस्त न बन पाए आपके, तभी भी चलेगा। आज अगर कोई इन्हें अच्छा बिजनेसमैन है, तो उसके बेटे को नॉर्मल स्कूल की जगह एक ऐसे स्कूल में भेजता है जहां पे एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के बेटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं। क्यों करता है वो? क्योंकि अगर वो दोस्त भी नहीं बन पाए, पर वो उनके साथ में उनकी बिलीफ सिस्टम, उनके हैबिट्स, उनके डे टू डे चीजें अगर थोड़े भी खुद में ला पाए, तो उसका फ्यूचर अलग हो जाए। यानी एसोसिएशन इज नॉट ऑलवेज फ्रेंडशिप। करेक्ट।
अभी कितने तो एसोसिएशन ऐसे है कि जो एक्चुअली वो आपके दोस्त नहीं है, पर वो आपके साथ एसोसिएटेड है और वो आपको डे टू डे में कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, या फिर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं या वो आपसे कुछ सीख रहे हैं। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि एसोसिएशन जो उसको बोलना है वो फ्रेंडशिप वाला एसोसिएशन तो है उसके अंदर, पर उसके साथ ये भी एडिशनल है। ऑथर ने एक उसके आगे एक और चीज बोली एसोसिएशन के बाद में ही बोला, चॉइस। ऑल ऑफ अस हैव अ चॉइस। जैसे आप हर एक के पास चॉइस है बुक पढ़ने की, हर एक के पास चॉइस है सुबह उठने की, हर एक के पास चॉइस है एक्सरसाइज करने की, बराबर, हर एक के पास चॉइस है बिजनेस को ग्रो करने की, अच्छे लोग हायर करने की, सब बहुत सारी चॉइसेस है, बट दे डोंट एग्जीक्यूट द राइट चॉइसेस। इनफैक्ट दे डू द एग्जैक्ट अपोजिट, दे एग्जीक्यूट द रॉन्ग चॉइसेस व्हिच किल देयर करियर और किल देयर बिजनेस। सो इसके लिए अभिजीत आप क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली ये सब माइंडसेट पे ही है। ये चॉइस जो है ना, ये एक्चुअली मेनली क्या है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद में मेरा बिलीव सिस्टम पहले जो था ना, वो मिडिल क्लास बिलीव सिस्टम था। वो मिडिल क्लास बिलीव सिस्टम क्यों था? उसके पीछे रीजन वही था कि मेरे को हर एक चीज सस्ते में चाहिए। अगर ये जो प्रोडक्ट है, ये ग्लास है, इसकी प्राइस 100 रुपए, तो मैं कोशिश करूंगा नहीं मुझे 100 में नहीं, मेरे को सस्ते में मिलना चाहिए। तो ये मिडिल क्लास वाली माइंडसेट है। तो फिर वो मैं कभी खरीदता नहीं, मैं खरीदता तो नहीं, पर मेरे हर एक चीज कोई भी दिखाओ आप मेरे को, ठीक है, उसकी प्राइस बताओ 1000 रुपीज, तो मेरा माइंड क्या बोलेगा, नहीं यार ये तो 700 में मिलनी चाहिए मेरे को, ठीक है। ये माइंडसेट गलत है, और ये माइंडसेट की वजह से लोग अच्छे लोगों को हायर नहीं करते, अच्छी जगह पे जाते नहीं है जहां पे कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। और ये माइंडसेट की वजह से ये सारी जो दिक्कतें हैं ये ऐसी है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। इसीलिए तो लोग ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करते ना, करते नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दे डोंट स्पेंड ऑन, जैसे आपने ट्रेनिंग पे खर्चा किया और आज आपको माइलेज मिल रहा है। Absolutely. आप बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस में, मार्केटिंग, सेल्स में, आपने प्रोएक्टिवली सीख लिया, चीजों को फेस ही नहीं किया, तो आपने परसेंटेज सक्सेस बिजनेस का अच्छा कर दिया। लोग बोलते हैं ना 10 में से 9 फेल होते हैं, तो आपने वो एवरेज को बढ़ाया खराब नहीं किया। तो अभिजीत, जैसे जो अभी यंग जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, ये बुक आपने इतनी पढ़ी है और 20 साल से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो जो ये जेन ज़ी है जो अभी टीन्स में है या कॉलेज में है, वो कहाँ इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एक्चुअली ये बुक एक ऐसा अगर देखेंगे ना तो ये बाइबल ही है। इन्हें जो अगर किसी को उसकी फाइनेंशियल लाइफ सेटल करनी है, फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो उसने तो ये बुक कंपलसरी पढ़ना चाहिए और बहुत इनिशियल डेज से पढ़ना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा यंग एज में आप फाइनेंशियल मार्केट में आए, SIP करेंगे, तो उतना कंपाउंडिंग आपको मिलेगा आपके लाइफ के 50-60 में। तो ये बुक भी जो है ना, ये कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट ही देती है फ्यूचर डाउन द लाइन। तो बच्चों ने अभी इनिशियली 10th से या इनिशियल डेज से ही इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि उनको जॉब करना है या उनको बिजनेस करना है। अगर जॉब करेंगे तो उनको फ्रीडम क्या लेवल तक का फ्रीडम मिलने वाला है पूरे लाइफ टाइम, ठीक है। अगर वो पूरे लाइफ टाइम अगर 50-60 तक भी जॉब करेंगे, उसके बाद में रिटायर होंगे, तो उनको कितना कॉर्पस उनके पास में बचेगा, और वो उनके बाकी बच्चों को क्या देके जाने वाले या अगली पीढ़ी के लिए क्या रख के जाएंगे, ठीक है। तो अगर यही एक बिजनेसमैन है तो वो एक उसका एम्पायर सर्टनली 100 करोड़ 200 करोड़ 10 करोड़ भी हो या फिर 1000 करोड़, तो उसका जब बेटा मार्केट में आएगा तो वो वहां से स्टार्ट करेगा, या उसके बेटे आएंगे तो डिवाइड करके 4 भी हो जाएंगे, तो भी 200-250 करोड़ लेके वो आगे स्टार्ट कर सकते हैं उनका करियर। तो ये इनिशियली जो है ना, ये फाउंडेशन है। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन रहती है ना, तो ये लाइफ की फाइनेंशियल फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अगर अच्छे बनानी है आपको, तो प्रॉपर कंसल्टेंट तो लेना पड़ेगा जो आपकी लाइफ बाय डिजाइन बनाए। लाइफ को आप डिजाइन करो, और ये बुक को आप है ना बाइबल मानो कि डिजाइन में ये चाहिए, ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनिशियल डेज में लोग बच्चे जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे फैंटेसी बहुत रहती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और फैमिली मेंबर्स लेके भी देते हैं उनको, ठीक है। पर एक्चुअली उन्होंने वो, अगर उनके पास वो अमाउंट आ रही है, अगर फैमिली उनको दे पा रही है, तो वो फैंटेसीज में लगाने से उन्होंने कई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज कितने तो ऐसे एक्चुअली लोग हैं कि जिन्होंने इनिशियली 20-25 के एज में हजारों करोड़ों की कंपनियां बनाई है, ठीक है। और माहेश्वरी भी आपके कम्युनिटी के ही बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने एज ऑफ 20-25 में ही आज इतने बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट कर दिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो फाइनेंशियली उनको ये सब चीजें पहले से पता थे, उनको बैक ऑफ द माइंड ये सब चीजें उनके फैमिली की तरफ से दिए जा रहे थे
थे डे वन से, ठीक है, उनको राइट क्यूरियोसिटी दी जा रही थी, हाँ, कि भाई क्या करना है, सीरीज की नहीं बिजनेस की। हाँ, उसमें ये हर चीज, जैसे आपने बोला कि एसोसिएशन, तो उनको पहले से ही ऐसे लोगों के एसोसिएशंस थे, ये सब चीजें उन्होंने पहले से ही देना स्टार्ट कर दी थी उनको, इसलिए आज वो एम्पायर क्रिएट हो चुके हैं। और अभी वो एम्पायर जस्ट अभी इनिशियल लेवल पे 20-25 साल का अगर बंदा है तो बहुत इनिशियल है, वो डाउन द लाइन जब कंपाउंडिंग करेगा, क्या एज ऑफ 50-60 में रहेगा तो पक्का वो क्या लेवल पे रहेगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो हर फैमिली में ये बुक को तो नहीं, क्या एक बेसिक ही ये करना चाहिए, कंपल्सरी करना चाहिए। सुनील जी, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, बच्चों ने क्या करना चाहिए, बुक को कहाँ यूज करना चाहिए? सी, ये बुक तो जैसे सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक मल्टीपल utilization from individual chapters which is there. One of the chapters mentions, I don't remember the particular incidents there, where Robert and Mike both were paid only 10 cents for doing a job for a rich dad. Correct. And they said, they asked why only 10 cents. So rich dad's father told that 10 cents is your money which you're getting, but don't you think that I trained you and I have the right to take that much more money from you. So whatever I was supposed to owe you, I have kept that part which I trained you for. तो imagine आपके पेरेंट्स जो आज आपको सिखा रहे हैं या टीचर्स सिखा रहे हैं, कल वो बोले कि हमारे को हमारा हिस्सा दो जो हमने सिखाया है, तो इट विल बी रियली क्रूएलसम फॉर द यंग जनरेशन। अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग सम ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच दिस other generation brings to you. Wow. Of course, they do have lot of baggage which can be removed while working around, but they bring in the wise experience which you take and scale it up. Build upon it. Don't be shy that my father told me this, but your father told because of 30-40 years of experience, or my uncle told me because of his experience of 20 years. He is not fool being in that field for 20 years, right? जैसे इन्होंने बताया कि मारवाड़ी कम्युनिटी में एसोसिएशन, वो एसोसिएशन आपको ज्ञान देने के लिए बैठा हुआ है जो बुक के बाहर है, तो वो लो। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, थोड़े से ओल्ड थॉट्स है, थोड़े से ओल्ड मॉडल्स है, बट द न्यू टेक्नोलॉजी यू कैन यूटिलाइज दोस वाइज इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड इट अपॉन। और एक चीज इसमें जो बहुत अच्छी बताई है ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज, उसको हर एक बच्चे ने स्टार्टिंग से समझ लेना है। आई टेक रियली गुड एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द सीए फ्रेंड। उसके बच्चे को मैं मेरी गाड़ी में लेके घूमने लेके गया था। सो ही वाज फैसिनेटेड विद द कार, एवरीथिंग। मतलब पापा लेना चाहते, नहीं, पापा ने क्लियर बोला ये लायबिलिटी है गाड़ी। अभी हम लोग नहीं। सो हिज फादर बीइंग अ सीए, आई नॉट बीइंग अ सीए, आई नेवर टोल्ड माय सन लाइक दिस, बट जब उसके बेटे को मालूम है कि लायबिलिटी है, इफ हिज फादर पुट्स मनी हियर टुडे, tomorrow he will not have money. That is his father for his kids' future education and future business proposal. So if the kid is very clear that what is liability, immediately your जो purchasing का skill है वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। तुम अगर एक शादी में जा रहे हो, उसके लिए 25,000 का तुम ड्रेस खरीद रहे हो, will you be using it further again for the next events? Then why are you spending that much? Think about it. Be frugal in some of the expenses where you feel this is a loss unnecessary. This is not your asset. This is not needed. तो वो frugal रहना बहुत अच्छा young time में, क्योंकि ना nobody is watching you at that time. But when you grow up, when you become at a status, definitely you have to spend. You need to maintain that stature. But at initial age, being frugal, trying to work around many things, and use this book to understand liabilities, create association, mindset, yardstick, and that all things are very important. And of course learning, as it was said, constantly learn. अगर हम सीखोगे, अगर तुम सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो जैसे भी नई चीज कर रहे हो या वो चीज रेगुलर रूटीन में भी कर रहे हो तो उसमें भी सीखो। कीप ऑन लर्निंग, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन द बिकॉज़ लर्निंग नेवर गोज वेस्ट। जैसे स्टीव जॉब्स का एक बहुत अच्छा स्टोरी है, उन्होंने कैलिग्राफी सीखी थी कॉलेज में और उसे कोई इमीडिएट जरूरत नहीं थी, बट ही केप्ट ऑन डूइंग सो मेनी कोर्सेस जो उनको आगे हेल्प आई। कैलिग्राफी की वजह से उन्होंने वो नंबर्स वगैरह बनाए, अच्छे लेटर्स बनाए, फॉन्ट्स बनाए। सो नथिंग गोज वेस्ट। अपने बच्चों को जितने कोर्स करा सकते हो उतने कोर्स कराओ, और जितने डाइवर्स कर सकते हो उतने डाइवर्स कराओ, ताकि उसका पर्सपेक्टिव हर चीज के बारे में बढ़े, ओपन होगा। एंड यू नेवर नो कौन सी क्यूरियोसिटी वो कब पिक कर ले। बट इट्स आवर जॉब एज अ पेरेंट टू गिव देम द एक्सपोजर ऑफ द राइट थिंग्स एट द राइट time. True. Especially right curiosity. Right? Ekdam correct. So I think we had a very good discussion on this book, Rich Dad, Poor Dad. अभिजीत एंड सुनील जी, जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है, आपने पर्ल्स ऑफ विजडम दिए हैं जो लिटरली जो ऑडियंस देख रहे हैं उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। पैसिव इनकम को कैसे ये करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एसोसिएशन, लर्निंग, मतलब so many things which you learned. Thanks a lot for coming and adding value in the life of our audience. Thanks. Thank you, Dinesh.